सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज हम इकाई 2 का जो है पार्ट 2 यहाँ पे करने वाले हैं। पार्ट 1 पे मैंने लगभग 14 पेजेस जो है कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद का जो आगे का जो पार्ट है ना, आज हम लोग उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए मैंने जो है पहले जो 14 पेजेस थे वो कंप्लीट कर दिए। आज देखते हैं इसमें आगे की पेजेस जो हैं हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो जैसे भी लगा आपको वो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। इससे पहले जो वीडियो बनी है ना वो प्लेलिस्ट पे देख लीजिएगा, ईवीएस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके देख लेंगे तो आपको सभी जो वीडियोस हैं वो मिलते जाएंगी आगे के आगे, है ना। पूरा सिलेबस वाइज करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स फॉर एग्जामिनेशंस। ठीक है, जो यूनिट 2 का जो है ना, इसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमको जानने आवश्यक है, जैसे चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, एक्सपीरियंस लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, ऑब्जर्वेशन, सोशल इंटरेक्शन, कंस्ट्रक्टिविज्म, environmental sensitivity, critical thinking, learning by doing, scaffolding, ecocentralism और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। चलिए देखते हैं आगे एक एक करके वो होती क्या है ना। तो पहले देखते हैं आपका चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, बाल केंद्रित अधिगम। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि जितना हम लोग पढ़ते हैं जो भी चीज़ें होती हैं वो सभी बाल केंद्रित होती हैं, यानी बच्चे को मेन मुख्य क्या बोलना चाहिए, मुख्य धारा पे रख के हम लोग को पढ़ाना होता है। मतलब बच्चा जो सोचता है बच्चे के लिए हमको पढ़ाना, ना कि हमारी सोच उन पे थोपनी है। बच्चा जैसे सोचता है उसके हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। बच्चे का शिक्षा का केंद्र होता है और उसकी रुचि, आवश्यकता, अनुभव और गति को महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होना चाहिए। कभी भी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि अब टीचर जो है जो चाहता है वही पढ़ाएगा, बच्चा जो चाहता है वो पढ़ाएगा, तो बच्चा वाला जो ऑप्शन होगा वो ठीक होगा, है ना। मुख्य विशेषताएं देखते हैं। बच्चा सक्रिय भागीदार होता है। दूसरा, शिक्षक जो है सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटर होता है, जो सिर्फ और सिर्फ उसकी सहायता करता है, ना कि उसको ज्ञान देता है। वो उसको आगे बढ़ने में मदद करता है। रटने की बजाय समझ पे जोर दिया जाता है और गतिविधि आधारित शिक्षण प्रणाली यहाँ पे ली जाती है। उदाहरण के लिए शिक्षक बच्चों से पूछे, तुम अपने आसपास कौन कौन से पेड़ देखते हो, तो यहाँ पे गतिविधि होती है, उनका जो सोच है वो भी सामने आता है। बच्चे की जो सोच है, आवश्यकता है, उसकी जो थिंकिंग वे है ना, वो चीज़ें हमको महत्वपूर्ण होती हैं जानने के लिए। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि यह पारंपरिक जो टीचर सेंटर्ड लर्निंग जो था ना, पहले शिक्षा की जो पद्धति थी उसके जस्ट विपरीत है ये, है ना। इसमें चाइल्ड सेंटर्ड होता है और आधुनिक शिक्षा का यह आधार है। रिलेटेड थिंकर्स हैं इसके आपके जीन पियाजे और जॉन डीवी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अनुभवात्मक अधिगम, अनुभव से सीखना, अनुभव द्वारा सीखना। बच्चा कैसे सीखता है? कोई चीज़ करके देखता है, फिर देख करके सीखता है और उसको अनुभव के रूप में वह संग्रहित करता है। इस प्रकार से बच्चा जो है सीखता है। मुख्य विचार इसका क्या है? लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। ठीक, तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए जैसे पौधा लगाना, खेत भ्रमण करना, पानी बचाने की गतिविधि, ये सभी चीज़ें जो उसमें शामिल होती हैं। और इस विधि का लाभ क्या है? तो स्थायी अधिगम होता है। मतलब हमको जो मानसिक रूप से वो चीज़ जो है स्थायी रूप से हमारे मेमोरी में संचित हो जाती हैं। वास्तविक समझ होती है कि वास्तव में वो चीज़ें होती क्या हैं, और व्यवहारिक ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है। जो संबंधित शिक्षाविद जो थे ना वो हैं आपके जॉन डीवी। ये याद रखते जाइएगा कि कौन किससे किससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एक्टिव लर्निंग, सक्रिय अधिगम। इसका अर्थ है जब बच्चा सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है तो वो उसका सक्रिय अधिगम कहलाता है। इसकी विशेषता क्या होती है कि बच्चा हमेशा प्रश्न पूछता है क्योंकि उसके मन में जिज्ञासा होती है। वह चर्चा करता है, अपने टीचर से चर्चा करेगा, अपने माता पिता से चर्चा करेगा, अपने सहपाठी से चर्चा करेगा, प्रयोग करना स्टार्ट कर देता है। समस्या को हल करने की जो उनमें क्षमता है वो भी धीरे धीरे विकसित होने लगती है। निष्क्रिय अधिगम में अंतर, यानी जो एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग है उसमें दोनों के बीच में क्या अंतर होता है देखते हैं। बच्चा एक्टिव लर्निंग में सक्रिय होता है और बच्चा जो है पैसिव लर्निंग में निष्क्रिय होता है। समझ आधारित होता है, रटने पे आधारित होता है। इसमें सहभागिता होती है और इसमें केवल सुनना
होता है। तो उदाहरण के लिए जैसे आपका होता है समूह चर्चा, प्रोजेक्ट वर्क, ये सभी जो हैं आपके लर्निंग बाय डूइंग का, जो एक्टिव लर्निंग का जो है आपका उदाहरण हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करना, बच्चा ध्यानपूर्वक कोई चीज़ देखता है और उसकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, वही होता है आपका ऑब्जर्वेशन। मतलब वो बहुत ज़्यादा अपनी पूरी क्षमता के साथ कोई चीज़ को एकदम केंद्रित होके उसको एकदम से महत्व देके उसको सीखना चाहता है, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमको देखने को उसका मिलता है। तो ईवीएस में क्या महत्व है ऑब्जर्वेशन का? बच्चा कैसे सीखता है? प्रकृति से, जानवर से, मौसम से, सामाजिक व्यवहार, ये सभी चीज़ों का अवलोकन करके ही वह सीखता है। ईवीएस में है ना, विशेषकर। उदाहरण के लिए देखें तो पौधों की जो वृद्धि है वो रोज़ देखने को मिलती है, लेकिन वो क्या है, जब तक उसको रोज़ ऑब्जर्व ना करे बच्चा तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि पेड़ कब बढ़ा, पौधा कब पेड़ बन गया। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बच्चे की समझ जानने का सबसे अच्छा तरीका है ऑब्जर्वेशन। हम भी बच्चे की समझ कितनी, बच्चे को कितना समझ आ रहा है उसको देख के ही समझते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं ना। वैसे ही बच्चा जो है कोई चीज़ को समझने के लिए ऑब्जर्वेशन का सहारा लेता है। यहाँ पे आता है नेक्स्ट आपका सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, मतलब समाज के साथ में वह जुड़ने लगता है और दूसरों के साथ संवाद या सहभागिता के साथ वह मुख्य धारा में जुड़ता है और अपने जो लर्निंग है उसको और आगे बढ़ाता है। तो इसमें मुख्य विचार कौन कौन सा है कि बच्चा जो है परिवार से सीखता है, मित्र से सीखता है, शिक्षक से और समाज से। ये सभी जो हैं आपके सामाजिक जो सहभागिता है ना, उससे उसमें लर्निंग की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ती है। संबंधित सिद्धांत किन्हें दिया था? लेवाइगोस्की जो है आपके संबंधित हैं। ठीक, उदाहरण के रूप में देखें कि समूह में मिलकर पर्यावरण परियोजना बनाना, है ना। नेक्स्ट आता है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी रचनावाद। कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उससे बना है आपका रचना, रचना से रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। अर्थ इसका यह है कि बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बच्चा अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करता है और इसका मुख्य विचार यह कहता है कि बच्चा निष्क्रिय नहीं होता, वो हमेशा एक्टिव होता है और नया ज्ञान पुराने अनुभवों से जोड़ते रहता है। ठीक है, ये चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। अब पिछली वीडियो अगर देखेंगे ना तो उससे इसमें आपको इसको समझने में सहायता मिलेगी। तो पिछली वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये पार्ट 2 जो है उसको देखिएगा, आपको समझने में आसानी होगी। अनुभव आधारित सीखना, सक्रिय सहभागिता और समस्या समाधान इसकी विशेषता के रूप में हमको देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण के रूप में बच्चा स्वयं पता लगाए कि पौधों को पानी क्यों चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए, तो बच्चा तभी तो सीखेगा ना कि बच्चे पानी क्यों चाहिए, तो कैसे चाहता है, उसमें क्या करता है, पानी किस प्रकार से उसमें संचित होता है, किस प्रकार देना चाहिए, किस प्रकार नहीं देना चाहिए, वो सब चीज़ें उसमें संग्रहित होती जाती है, उसको समझने लगता है। और इसके संबंधित शिक्षाविद हैं आपके जीन पियाजे और लेवाइगोस्की। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं 7वां पॉइंट, इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी, पर्यावरणीय संवेदनशीलता। इसका अर्थ है कि पर्यावरण के प्रति उसकी जागरूकता, चिंता और जिम्मेदारी। उदाहरण के रूप में देखें कि पेड़ बचाना है, पानी बचाना है, प्लास्टिक कम करना है, कोई भी प्रदूषण कम करना है, दूसरे को पर्यावरण प्रदूषण के बारे में सिखाना है, समझाना है, कहीं पे कुछ हो रहा है तो उसके विरोध में आगे बढ़ना है, उसको सुधारने की कोशिश करनी है। तो ये सब चीज़ें आपकी इसमें शामिल होती हैं। उद्देश्य क्या है कि बच्चे को जिम्मेदार नागरिक बनाना होता है। और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ईवीएस का मुख्य उद्देश्य ही होता है कि इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी विकसित की जाए, मतलब बच्चों में जो है पर्यावरण के प्रति जो है संवेदनशीलता जो है बढ़ाई जाए। इसीलिए तो ईवीएस पढ़ते हैं, है ना। क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन, मतलब बच्चा अब जो है तर्क करने लग गया, विश्लेषण करने लग गया है, विवेक से सोचने लग गया है। वह जो चीज़ें जो उसको पता नहीं है वो अब खोज के द्वारा, अनुभव के द्वारा क्या है उसकी उत्तर जानने की कोशिश करने लगा है। तो इसकी विशेषता में क्या आता है, प्रश्न पूछता है, कारण ढूंढता है, समाधान सोचने की भी वह कोशिश करता है। जैसे यदि उदाहरण के रूप में ले, यदि जंगल कट जाए तो क्या होगा, अगर जंगल में आग लगी तो क्या होगा, अगर खाद्य श्रृंखला से हिरण गायब हो जाए या घास गायब हो जाए, सूर्य अगर न उगे
तो क्या होगा, ये सब जो चीज़ें हैं अब उसमें डेवलप होने लगी हैं, वो सोचने लगा है और समझने भी लगा है। इसका महत्व यह है कि वो समस्या समाधान की क्षमता अब उसकी बढ़ते जा रही है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उसका विकसित होते जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, नौवां जो है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। इसका अर्थ है कार्य करके सीखना, मतलब कोई भी चीज़ को हम जब करते हैं तभी सीखते हैं। ऐसा जैसे साइकिल चलाना, हम लोग जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो साइकिल चलाना हम कभी नहीं सीखेंगे। वही है एक, समझो, है ना, करो और सीखो, इसका सिद्धांत और संबंधित शिक्षाविद हैं आपके जॉन डीवी। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उदाहरण के रूप में जैसे देखें कि वृक्षारोपण करके हम सीखते हैं, कुछ प्रयोग करके सीखते हैं, कोई मॉडल बना के सीखते हैं। मॉडल बनाना अर्थात ये होता है कि जब हम लोग उस चीज़ के बारे में जानते हैं तभी हम उसका सही मॉडल बना सकते हैं। एक पवन चक्की का हम लोग अगर मॉडल बना रहे हैं और पवन चक्की में हवा की जगह, विंड टरबाइन की जगह हम लोग कोई बेल्ट वेल्ट लगा के यहाँ से मोटर फिट कर दिए, तो ये विंड टरबाइन हुआ ही कैसे, है ना। तो बच्चा अब धीरे धीरे सीखता है कि व्हाट इज़ द विंड टरबाइन, देन दे आर गोइंग टू क्रिएट अ मॉडल। ठीक, जब तक उसके बारे में वो नहीं जानेगा वो कैसे उस मॉडल को बनाएगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लाभ क्या है इसका, लाभ यह है कि व्यवहारिक ज्ञान उसमें विकसित होने लगता है और स्थायी रूप से वह सीखने लगता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका स्कैफोल्डिंग, यानी सहारा प्रदान करना। देखो स्कैफोल्डिंग होता क्या है, इसको बोलते हैं मचान। ध्यान रखिएगा, मचान। जब हम लोग देखते हैं घर वर के निर्माण के लिए ऐसे देखना, बांस को ऐसे बीच बीच में बांध बांध के पूरे एक बिल्डिंग को जब ऐसा बनाया जाता है तो ऐसा बांस की मचान बांधी जाती है और मजदूर उसमें चढ़ के उसमें जो भी उसमें कार्य करना होता है, उसको छबाई करना होता है, उसमें पुताई करना है, जुड़ाई करना है, वो सब चीज़ें जो हैं इस बांस के मचान पे चढ़ चढ़ के करते हैं। तो बांस के मचान पे चढ़ते हैं तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, उसको एक सहारा मिलता है, उसको बेस मिलता है ताकि वो यहाँ पे कुछ काम कर सके। वही चीज़ होता है इसके फोल्डिंग। ठीक है, बच्चे को एक सहारा, एक बेस, एक आधार प्रदान करना ताकि वो आगे जो कार्य कर सके। मान लीजिए एक मंदिर है, यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है, ठीक है, मंदिर के यहाँ पे टॉप पे उसको क्या है, एक झंडा लगाना है। तो वो कैसे चढ़ेगा जब तक यहाँ पे उसको बेस ना मिले। ठीक है, बंदर तो नहीं है ना इंसान कि उस पर ऐसे चढ़ जाए, यहाँ पे झंडा लगा दे। तो उसको एक बेस चाहिए, उसको चढ़ने की जगह चाहिए, सीढ़ी चाहिए। मान लीजिए इसके फोल्डिंग बना दिया, ये टेम्प्रेरी होता है, इस वजह से इसको ना इसके फोल्डिंग सिस्टम में लाते हैं हम लोग। किसी बच्चे को ना टेम्प्रेरी जब सपोर्ट देते हैं तो इसके फोल्डिंग, एक पहला चीज़ ध्यान रखिएगा, टेम्प्रेरी होता है। तो बच्चे को एक टेम्प्रेरी सहायता प्रदान करना, एक सहारा प्रदान करना, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना ही इसके फोल्डिंग कहलाता है। अर्थ के रूप में देखें तो शिक्षक या वयस्क द्वारा बच्चों को प्रारंभिक सहायता देना। जब बच्चा सीख जाता है तो सहायता धीरे धीरे हटा ली जाती है। और इसके प्रमुख शिक्षाविद हैं आपके ले वायगोस्की। इन्होंने ही इसका सिद्धांत दिया था, किसका, स्कैफोल्डिंग का। उदाहरण के रूप में शिक्षक पहले नक्शा पढ़ाना सिखाता है, फिर बच्चे स्वयं उस नक्शे से बहुत कुछ चीज़ें पढ़ पढ़ के सीख जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है कि स्कैफोल्डिंग जो है टेम्परेरी सपोर्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इकोसेंट्रलिज्म यानी स्व केंद्रीयता, यानी जब बच्चा खुद में अपनी ही दुनिया में खोया है, यानी बच्चा का दुनिया केवल अपने दृष्टिकोण से ही जब वह देखता है तो वह कहलाता है आपका इकोसेंट्रलिज्म। मान लीजिए बच्चा जब सोचता है कि उसके पास एक खिलौना है, गुड़िया है, और वो सोचता है इसमें जान है, ठीक है, तो वो जब ऐसा सोचता है तो उसके दुनिया में वो चीज़ें वो सत्य होती हैं। इसी को बोलते हैं इकोसेंट्रलिज्म, यानी बच्चा जो सोचता है वही सत्य है ना। और इस शिक्षाविद ने इस सिद्धांत को दिया था जीन प्याजे। उदाहरण के रूप में सोचे, बच्चा सोचता है मैं जो देख रहा हूँ वही सभी देख रहे होंगे। ठीक, इसलिए देखना बच्चे जब टीवी के आगे कार्टून वगैरह देखते हैं तो एकदम गौर से सामने बैठ जाते हैं और वो सोचता है कि मैं तो देख रहा हूँ लेकिन हमारे परिवार के जितने भी भाई बंधु पापा मम्मी जो हैं वो भी इसको देख रहे होंगे उतने ही इंटरेस्ट से जितने मैं इंटरेस्ट से देख रहा हूँ। तो ये एज होता है, एक्चुअल में इसकी अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष। इस एज में वह सोचता है कि जो भी चीज़ें वो सोचा है वो सभी के लिए सत्य हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं उसको, है ना। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जिज्ञासा आधारित अधिगम।
इसमें क्या है, बच्चा प्रश्न पूछकर खोज करके सीखता है और मुख्य विशेषता इसकी है जिज्ञासा और खोज। ठीक है, इसके अलावा अन्वेषण करता है। ठीक है, और समस्या का समाधान भी वह करता है। जैसे उदाहरण के लिए बारिश क्यों होती है, पौधे हरे ही क्यों दिखाई देते हैं, ये सभी चीज़ें। लाभ देखो तो इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, आलोचनात्मक चिंतन भी बढ़ता है, सक्रिय अधिगम होता है, उसकी भागीदारी भी उसमें बढ़ती है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होता है वो शिक्षा का केंद्र उसमें बच्चा होता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आपका अनुभव द्वारा सीखता है बच्चा। एक्टिव लर्निंग में बच्चा सक्रिय भागीदार होता है और उससे सीखता है। ऑब्जर्वेशन से वह देख कर सीखता है। ठीक है, अनुभव से सीखता है। सोशल इंटरेक्शन से समाज से सीखता है। कंस्ट्रक्टिविज्म से स्वयं का ज्ञान निर्माण करता है वो। इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी, यही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी जो है उनमें जगाने के लिए ईवीएस की पढ़ाई की जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग यानी तर्कपूर्ण सोच जो उसमें आ जाती है। लर्निंग बाय डूइंग यानी करके वह सीखता है। इसके फोल्डिंग एक टेम्प्रेरी प्लेटफॉर्म होता है, अस्थायी सहायता होती है उसके लिए। इको सेंट्रलिज्म यानी स्वयं का दृष्टिकोण जो वह सोचता है। और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग यानी प्रश्न पूछकर सीखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ये आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा आपको जानना आवश्यक हो जाता है। फाइनली निष्कर्ष पहुँचें तो बच्चे जो है पर्यावरण की समझ को जो है अनुभव से, समाज से, परिवार से, विद्यालय आदि से निर्मित करते हैं। वो वातावरण को देखते हैं, सोचते हैं, प्रश्न पूछते हैं स्वतंत्रता से और वास्तविक अनुभव द्वारा ही पर्यावरण के प्रति वो संवेदनशील, जिम्मेदार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले नागरिक बनते। यही इसका मेन उद्देश्य होता है। चलिए, यहाँ तक तो थ्योरी पार्ट कंप्लीट हुआ। हम लोग कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। कुछ 50 एमसीक्यू यहाँ पे हैं। 12-13 जो हैं आपके इजी लेवल के हैं, उसके बाद जो है थोड़े टफ़ लेवल के जो आपके एग्ज़ाम में आजकल पूछे जाए हैं, जिस हिसाब से कूट वाले जो हैं या कथन कारण वाले या कथन दे दिया उसके हिसाब से उत्तर बनाना, ये सब चीज़ें। तो आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे हल करना है वो भी थोड़ा बहुत मैं इसमें साथ में सिखाते जाऊँगा। यहाँ पे आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, आप कोशिश कीजिएगा बिना आंसर देखे इसको पढ़ें और सॉल्व करें। बच्चा सबसे पहले किस माध्यम से सीखता है? ध्यान रखिएगा, बच्चा कैसे सीखता है। वो सबसे पहले ना उसको पुस्तक पढ़ना आता है, ना वो परीक्षा जानता है, ना ही वो दंड जानता है, वह उसके अनुभव से सीखता है। तो कोशिश कीजिएगा सबसे पहले कभी भी सीडीपी और ईवीएस ऐसा पार्ट है जिसमें आपको क्या करिएगा, पहले सबसे पहले तो ऑप्शंस देखिएगा, उसमें से एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा, आपको रिज़ल्ट अच्छा दिखने को मिलेगा। देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट आता है आपका लर्निंग बाय डूइंग। किसके द्वारा यह सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे, वाइगोस्की, जॉन ड्यूई या मोंटेसरी ने? तो जॉन ड्यूई, ठीक है। इसके कई बार हमने पढ़ा है ना। जॉन ड्यूई जो है आपने लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत दिया था। छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया मुख्यतः कैसी होती है? अमूर्त, रटने पर आधारित, प्रत्यक्ष अनुभव आधारित या डी परीक्षा आधारित? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, परीक्षा आधारित नहीं होती, अमूर्त वाली भी चीज़ें नहीं, रटने वाली चीज़ें तो जब भी आए तो हमेशा उसको पहले काटिएगा। तो प्रत्यक्ष सीखता है ना, ध्यान रखिएगा। बच्चा पर्यावरण के बारे में सबसे अधिक कैसे सीखता है? तो टीवी से, अनुभव से, परीक्षा से, दंड से। देखो, दंड नहीं कभी आएगा, परीक्षा की बात भी नहीं लीजिएगा, टीवी वगैरह से नहीं, अनुभव से वह सीखता है। स्वकेंद्रीयता यानी आपका इकोसेंट्रलिज्म का सिद्धांत किसने दिया है? तो बहुत आसान है ये, जीन पियाजे जी ने इसको दिया था। 5 से 7 वर्ष के बच्चे मुख्यतः कैसे सीखते हैं? तो इनमें सबसे ज़्यादा होती है आपकी इंद्रिय अनुभव से, यानी आपका देखो तार्किक चिंतनी इंद्रिय अनुभव, यानी आपका देख के, सुन के, सोच के, समझ के, छू के, महसूस करके, सूंघ के, सुन के, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी इंद्रिय अवस्था में देखने को मिलती हैं। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है आपका पर्यावरणीय संवेदनशीलता को विकसित करना। कभी भी यहाँ पे केवल वर्ड है तो उसको थोड़ा कोशिश कीजिएगा काट दीजिएगा या ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, हमेशा नेगेटिव आंसर लेता है वो। दूसरा है रटने की प्रवृत्ति, रटने वाला जो भी चीज़ आएगा कट कर दीजिएगा। अनुशासन वाला भी चीज़ जो है थोड़ा एक बार गौर करके देखिएगा।
बच्चा सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है, यानी किस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। समाचार पत्र वो तो पढ़ता नहीं है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। परीक्षा से उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तीसरा आपके आ गया मोबाइल और परिवार और समाज। ठीक है, मोबाइल से कहीं ज़्यादा जो है उसके परिवार और समाज का उस पर महत्व होता है, यानी परिवार या समाज से वह सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। वाइगोस्की के अनुसार सीखना किस प्रक्रिया का परिणाम है। जैविक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, मानसिक रोग या दंड। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आपका जैविक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, मानसिक रोग या दंड प्रक्रिया। दंड वाला जो आता है कट कर दीजिएगा पहला चीज़ तो। ठीक है, मानसिक रोग वाला भी चीज़ नहीं है यहाँ पे, तो ये होगा आपका सामाजिक प्रक्रिया। बच्चों में जिज्ञासा का आधार क्या है। दंड नहीं। ठीक है, प्रतियोगिता, सीखना या अनुशासन। तो सीखना उसका जो है मुख्य आधार होता है। छोटे बच्चों की सोच सामान्यतः कैसी होती है। वैज्ञानिक होती है, अमूर्त होती है, कल्पनाशील होती है या विश्लेषणात्मक होती है। तो छोटे बच्चे बोल दिए तो विश्लेषण वाली बात ही नहीं रहेगी, अमूर्त वाला भी बात नहीं होगा, वैज्ञानिक सोच भी नहीं होती, वो कल्पनाशील होते हैं। ठीक, इस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट भी कीजिएगा। बच्चों की पर्यावरणीय समझ जानने की सबसे अच्छा जो तरीका वो क्या है। परीक्षा है, दंड आ गया कट कीजिएगा। ठीक है, रटना आ गया कट कीजिएगा। अवलोकन सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, परीक्षा भी नहीं है, परीक्षा भी लेने से जो है शिक्षाविद मना करते हैं। बच्चा पेड़ काटने से गर्मी बढ़ती है किस अवस्था में समझता है। 2 से 4 वर्ष, 5 से 7 वर्ष या 8 से 14 वर्ष। तो वो एज होता है आपका 8 to 14 ईयर, जब वो क्या है एडोलेसेंस में आने स्टार्ट हो जाता है, या पूर्व बाल्यावस्था ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसमें थोड़ा कठिन वाला आ जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। 1 मिनट। एक बच्चा कहता है पेड़ हमें छाया देते हैं, इसलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। यह कथन मुख्यतः किस प्रकार की समझ को दर्शाता है। तो ये मुख्यतः कौन सी समझ को दर्शाता है। यांत्रिक समझ तो है नहीं, है ना। अनुभव आधारित पर्यावरणीय समझ, औपचारिक तार्किक समझ या जैविक निर्धारणवाद। ये भी नहीं है, है ना। ठीक है, औपचारिक भी नहीं है, ये जो है आपका अनुभव से आधारित पर्यावरणीय समझ होती है। देखिए नेक्स्ट आपका, यदि एक शिक्षक बच्चों को नदी के किनारे ले जाकर जल प्रदूषण का अध्ययन करवाता है तो यह किस शिक्षण सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं से ये रट के सीखना वाला जो बात है ही नहीं। नेक्स्ट आता है आपका व्यवहारवाद। ठीक है, व्यवहार से भी वो नहीं है। ठीक है, अनुभवात्मक अधिगम है ये। ठीक है, अनुभव से वो बच्चा जो है सीख रहा होता है। निष्क्रिय अधिगम तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, कोई एक्टिविटी हो और उसमें निष्क्रियता हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बच्चा ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहण करता नहीं बल्कि सक्रिय निर्माता होता है। यह विचार किसका है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, हमने देखा था जीन पियाजे। थॉर्नडाइक भी नहीं है, स्किनर भी नहीं है, गिलफोर्ड भी नहीं है। ठीक, आगे देखिए, एक बच्चा चांद को अपने साथ चलता हुआ मानता है, यह किस विशेषता को दर्शाता है। तो इसमें स्वकेंद्रीयता होती है, मतलब बच्चा अपने खुद की कल्पना वाली दुनिया में रहता है और सोचता है कि जो भी चीज़ वो सोच रहा है, जो भी चीज़ वह देख रहा है वही सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन वाइगोस्की के सिद्धांत के सर्वाधिक निकट है। सीखना केवल जैविक परिपक्वता का निर्भर करता है। बी, बच्चा अकेले सर्वोत्तम सीखता है। सी, सामाजिक अंतःक्रिया सीखने का आधार है। और डी, दंड सीखने का मुख्य साधन। दंड वाला जो वर्ड आ गया, एकदम आँख मूंद के काट देना उसको, है ना, 100% नेगेटिव होता है। ठीक, तो ये एक्चुअल में क्या है, सीखना जो है आपका जो है सामाजिक अंतःक्रिया। ये जो है वाइगोस्की जो है सामाजिकरण के बारे में बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल जो नॉलेज देते हैं वो हैं आपके वाइगोस्की। इन्होंने समाज और समाज से जुड़ा हुआ सिद्धांत दिया था बच्चों के लिए, है ना। 5 से 7 वर्ष के बच्चे के लिए पर्यावरण अध्ययन का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा। 5 से 7 वर्ष के लिए, है ना। व्याख्यान पद्धति, व्याख्यान तो नहीं, बच्चे लोग को व्याख्यान बिल्कुल पसंद नहीं, उनको कुछ समझ भी नहीं आएगा। प्रत्यक्ष अनुभव और गतिविधियाँ, लिखित परीक्षा, परीक्षा भी नहीं, तथ्य याद करवाने यानी रटवाना भी नहीं। तो प्रत्यक्ष अनुभव और गतिविधियों से सीखना। देखो ऐसे ऑप्शन को पहले एलिमिनेट करना सीखिए, उससे आपको बहुत आसानी होगी फाइनल आंसर तक पहुंचने में। यदि बच्चा, मैंने बताया ना सीडीपी और ईवीएस में ऐसी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। यदि बच्चा प्रदूषण को केवल धुएं तक सीमित मानता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखो बहुत स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन से इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को
मिलेंगे। कथन दिया हुआ है, कारण के साथ में आपको और ज़्यादा इससे जटिल क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक, तो इसमें उत्तर देखिए, उत्तर गलत घोषित करना चाहिए, दंड देना, दंड वाली बात फिर से आ गई, कट कीजिए इसको पहले तो, केवल वाली बात आ गई, इसको भी कट कर दीजिए, रटवाना वाला बात आ गया है ना, विभिन्न अनुभवों द्वारा अवधारणा का विस्तार करना और उत्तर को गलत घोषित कर देना, यहाँ भी डिमोटिवेट कर देना, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन सी एकदम सही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, बिना आंसर जाने भी आंसर निकाल सकते हैं। हमको आंसर नहीं पता, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये आंसर नहीं होगा तो आंसर मिलेगा ना, 4 में से 1। ठीक, निम्न में से कौन सा बालक की पर्यावरणीय समझ का सबसे प्रामाणिक संकेत है? लिखित परीक्षा नहीं भैया, पाठ्य पुस्तक याद करना नहीं, वास्तविक जीवन से व्यवहार और गृह कार्य पूर्ण करना, यह भी चीज़ नहीं होगा। एक बच्चा पौधे को पानी देता है क्योंकि उसने अपने माता पिता को ऐसा करते देखा है। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? ठीक है, तो प्रत्यक्ष और मूल, ठीक है, अवलोकन अधिगम, शास्त्रीय अनुबंध, शास्त्रीय वाली बात ही नहीं है इसमें, अंतर्दृष्टि अधिगम, ये भी अंतर्दृष्टि वाला कोई इसमें पार्ट ही नहीं है, तो ये दोनों नहीं होगा। प्रत्यक्ष और मूल हो गया आपका, अवलोकन अधिगम, तो ये अवलोकन से, ठीक है, बच्चा जो है अवलोकन करता है और सीखता है। ठीक, प्रयत्न और भूल वाला जो चीज़ इसमें देखने को हमको नहीं मिलता। ठीक, ना वो प्रयत्न कर रहा है ना उससे मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, ट्राई एंड एरर मेथड जो होता है ना, वही है ये ट्रायल एंड एरर मेथड, प्रयत्न एवं भूल। बच्चे की आवाज़ का अर्थ क्या है? तो बच्चे की आवाज़ ऊंचा बोलना बिल्कुल नहीं, बच्चे को चुप कराना बिल्कुल भी नहीं, है ना। ठीक, बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना, यानी बच्चे की आवाज़ का मतलब है बच्चों के मुंह से आवाज़ निकलवाना, उनके अनुभव को हम तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है, यानी बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना। भाषा प्रतियोगिता आदि ये सब चीज़ें नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन बालक केंद्रित शिक्षा के अनुरूप है? शिक्षक ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। कट कीजिएगा, ये वर्ड को ध्यान दीजिएगा, एकमात्र नेगेटिव वर्ड है, कट करिए। ठीक है, एकमात्र, केवल, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं आप देखते ही समझ जाइएगा। हालांकि कई बार कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं, बट 99% मान के चलिए वो नेगेटिव होगा। सभी बच्चों को एक समान तरीके से पढ़ाना, चलिए देखते हैं। बच्चे के अनुभवों को सीखने का आधार बनाना चाहिए। अनुशासन हेतु कठोर दंड वर्ड कट कीजिए, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना। दंड हो गया, ये सब रटना हो गया, ये सब नेगेटिव वर्ड हैं। तो इन दोनों में देखिए उपयुक्त कौन सा हो सकता है? तो बच्चे के अनुभव को सीखने का आधार बनाना, यहाँ पे हम अनुभव से ही सीखते हैं। ईवीएस अनुभव का करके देखने का, अवलोकन करने के बाद सीखने का एक अवसर प्रदान हमको करता है, वही होता है आपका ईवीएस। ठीक है, सभी बच्चों को समान तरीके से पढ़ाना चाहिए, ये आपका समावेशी शिक्षा के रूप में हमको देखने को मिलता है। सीसीई जो चैप्टर होता है ना, वो सब में 8 to 14 ईयर्स मतलब 8 से 14 वर्ष के बच्चों का वनों की कटाई जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध समझाने लगता है। यह किस विकास को दर्शाता है? मतलब एक बच्चा जो है इस चीज़ों को समझाने लगता है कि वनों की कटाई से जलवायु परिवर्तन होगा। संवेदनात्मक विकास, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक विकास, भाषाई विकास, शारीरिक, न तो भाषा का विकास हो है ना शारीरिक विकास। संवेदना से थोड़ा बहुत जुड़ा है, लेकिन एक्चुअल ये है तार्किक और विश्लेषणात्मक विकास, यानी वो वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन को दोनों को आपस में जोड़ रहा है तार्किक रूप से, और उसका विश्लेषण भी कर रहा है, तो ये सही ऑप्शन होगा। संवेदना इसमें इसलिए नहीं मतलब थोड़ा बहुत रिलेट होता है क्योंकि पर्यावरण के प्रति वो संवेदनशील है, तभी इस बातों को ध्यान दे रहा है, लेकिन किसी भी हद से इन चीज़ों से वो समाहित नहीं होता, इसलिए ऑप्शन गलत है ना। पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि संवेदनशीलता विकसित करना है। यह कथन किस दृष्टिकोण को व्यक्त करता है? तो परीक्षा केंद्रित बिल्कुल नहीं भैया, ठीक है, अनुशासन से भी नहीं है ना, व्यवहार वाला भी नहीं है, ये समग्र विकास जो है दृष्टिकोण जो होता है उसको प्रदर्शित करेगा। बच्चों में पर्यावरणीय चेतना विकसित करने का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है?
कठोर अनुशासन, कट कीजिए, रट के कट कीजिए, बार बार परीक्षा कट कीजिए, वास्तविक जीवन का अनुभव। इस तरीके से बहुत आसानी से आप ऑप्शन देख के उसको एलिमिनेट कीजिए और आगे बढ़िए। एक शिक्षक बच्चों को स्थानीय तालाब की स्थिति का सर्वेक्षण कराने को कहता है, यह किस प्रकार का अधिगम होगा। ठीक है, तो सर्वेक्षण करने हम लोग जाते हैं तो व्याख्यान तो वहाँ पे है ही नहीं, स्मृति वाला बात भी नहीं है, दंड वाला बात भी नहीं है, ये परियोजना है ना, प्रोजेक्ट वर्क है। ओके, पियाजे के अनुसार 5 से 7 वर्ष के बच्चे मुख्यतः किस अवस्था में होते हैं? कौन सी अवस्था में होते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें वो खुद की दुनिया में होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, इको सेंटर्ड होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए, ये बी कहाँ है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेगात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये हम लोग सीडीपी में पढ़ते हैं ये सब चीज़ को, है ना। ठीक, चलिए। बच्चे अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश से सीखते हैं, यह विचार किस सिद्धांत का मूल है? क्या यह व्यवहारवाद है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, परिपक्वतावाद है, या मानसिक अनुशासन सिद्धांत है? तो ये जो है समाज और संस्कृति वाली बात आ गई, तो सीधा सीधा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, न कि व्यवहार परिपक्ववाद, ये सब चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय शिक्षा का सर्वोच्चम उदाहरण है? केवल, देखो केवल वर्ड आ गया, आँख मूंदो, कट करो। ठीक है, गृह कार्य करना, परीक्षा, ये सब नेगेटिव आते हैं। बच्चों को वृक्षारोपण में शामिल करना। ठीक है, पर्यावरणीय शिक्षा का सर्वोत्तम उदाहरण उपरोक्त में से, इनमें से, है ना। यदि बच्चा पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान सुझाने लगता है तो यह किसका संकेत है? रटने की क्षमता बिल्कुल नहीं भैया, अनुशासनहीनता हो ही नहीं सकती, कल्पना भ्रम हो ही नहीं सकता। ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन है ये। ठीक है, अब वो चिंतन करने लगा है। सीखना सामाजिक संदर्भ में अधिक प्रभावी होता है, यह विचार किसका है? तो वाइगोस्की का है, बहुत आसान है। ठीक है, बार बार पढ़ते जाइएगा, सीखना, ये सब जो वर्ड आते हैं, सामाजिक जो वर्ड आते हैं, वाइगोस्की से रिलेटेड कर सकते हैं हम लोग सीधा। ठीक, एक बच्चा कहता है, यदि पेड़ नहीं होंगे तो पक्षियों का घर नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका सहानुभूतिपूर्णीय पर्यावरणीय समझ, इसके अनुसार, है ना। यांत्रिक स्मृति तो है ही नहीं, अनुकरण भी नहीं है और प्रत्यक्षीकरण भी नहीं है, ये सहानुभूतिपूर्व पर्यावरणीय समझ है। इसमें मान लीजिए मैं ऑप्शन में देता हूँ कि यदि क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग और सहानुभूतिपूर्व पर्यावरणीय समझ। ठीक है, यदि पेड़ नहीं होंगे तो पक्षियों का घर नष्ट हो जाएगा। ठीक, यह कथन किस क्षमता का द्योतक है? क्षमता की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्रिटिकल थिंकिंग दे देता और सहानुभूतिपूर्व पर्यावरणीय समझ दे देता, तो आप यहीं पे अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और अक्सर हम लोग को फंसना हो जाता है। ठीक, तो इसी समय हम लोग को ध्यान देना होगा कि वो क्या चीज़ बोल रहा है। कि एक बच्चा कह रहा है कि यदि पेड़ नहीं होंगे तो पक्षियों का घर नष्ट हो जाएगा, वो सीधा सीधा पक्षियों से रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे सहानुभूति जुड़ी हुई है किससे? पक्षियों से। यहाँ पे कोई तर्क वर्क, वो उसकी जो थिंकिंग है वो सही है। ठीक है, इसी थिंकिंग के बदौलत वो सहानुभूति प्रकट कर रहा है और इसका कारण सहानुभूति पूर्ण पर्यावरणीय समझ हो जाएगा, ना कि क्रिटिकल थिंकिंग। दोनों ऑप्शन सही है। मान लो ये ऑप्शन ही नहीं दिया होता, तो ये ऑप्शन दिया होता अगर ना, तो उसको टिक कर सकते थे। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा इसको मतलब डिटेल में जाना पड़ता है, कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। निम्न में से कौन सी स्थिति रचनावादी अधिगम यानी कंस्ट्रक्टिविज्म को सर्वाधिक स्पष्ट करती है? पहला, शिक्षक द्वारा नोट्स दिखवाना, बच्चे द्वारा अनुभव को स्वयं अर्थ निर्माण करना, तथ्यों को रटना। रटना वर्ड आ गया, मतलब हटा दो भैया उसको, सीधा सीधा खत्म। परीक्षा वर्ड भी अक्सर कट कर दिए जाते हैं। शिक्षक द्वारा नोट्स बनवाना लिखवाना नहीं, बच्चों के द्वारा अनुभव एवं स्वयं के अर्थ निर्माण करना ही रचनावादी सोच का परिणाम होता है। यदि शिक्षक बच्चों के स्थानीय परिवेश में शिक्षण का आधार बनाता है तो वह किस सिद्धांत के अनुरूप है? यानी शिक्षक बच्चों के स्थानीय परिवेश को शिक्षण का आधार बना रहे हैं। ठीक है, तो
तो बच्चों के स्थानीय परिवेश यानी बच्चे से रिलेटेड है, इसलिए ये बाल केंद्रित शिक्षा हो जाएगा। दंड सिद्धांत बिल्कुल नहीं, मानसिक अनुशासन सिद्धांत भी नहीं, व्यवहारवाद भी नहीं है। ठीक है, व्यवहारवाद जो है आपको आइडियलिज्म जो आता है ना वो सब देखेंगे बाद में, वो सीडीपी में भी आप पढ़ेंगे उसको एक्चुअल में, है ना। बच्चे की समझ उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होती है, यह कथन किस सिद्धांत से सर्वाधिक संबंधित है ना। तो इसमें देखिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत होगा, क्योंकि ये व्यवहारवादी सिद्धांत नहीं है, जैविक सिद्धांत भी नहीं है और परिपक्वता का सिद्धांत नहीं है। शब्द से समझिए, है ना, व्यवहार से कहाँ से रिलेटेड है वो, है ना। जैविक सिद्धांत भी नहीं है, ठीक है, परिपक्वता वाली बात ही नहीं है यहाँ पे, कुछ सामाजिक सिद्धांत है। ठीक, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में उच्च स्तरीय पर्यावरणीय चिंतन विकसित करेगा। उच्च स्तरीय, पेड़ की परिभाषा बताओ, ठीक है। जल प्रदूषण क्या है बताओ, ठीक है। यदि आपके क्षेत्र में पानी समाप्त हो जाए तो क्या होगा, और पर्यावरण शब्द लिखाओ। एकदम सबसे लो कैटेगरी में ये आएगा, उससे ऊपर थोड़ा सा ये आएगा, उससे ऊपर ये आएगा और लास्ट में सबसे ऊपर पे ये आएगा। क्योंकि पर्यावरणीय शब्द सिर्फ लिखा दिया तो पर्यावरण लिखा दिया, इसका कोई महत्व होगा क्या, नहीं। पेड़ की परिभाषा बताओ, पेड़ क्या है उसके बारे में बता दिया, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा कि नहीं। जल प्रदूषण क्या है वो चीज़ बता दिया, ठीक है, जल में प्रदूषण होता है, ऐसा ऐसा होता है एक्चुअल। लेकिन यदि आप उससे कहें यदि आपके क्षेत्र में पानी समाप्त हो जाए तो क्या होगा, अब वो बच्चा सोचने लगेगा। तो ये अच्छा उच्च स्तरीय पर्यावरणीय चिंतन विकसित करने का तरीका यही है। ठीक है, इन तीनों में क्या है, कभी भी चिंतन के बारे में नहीं, सिर्फ हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछते उनके चिंतन के बारे में उनका आउटपुट हम लोग ले रहे हैं। तो ये चीज़ें हमको थोड़ी ध्यान देनी होगी। एक बच्चा प्लास्टिक के उपयोग को कम करने का सुझाव देता है, यह किसका संकेत है, अनुकरण का, नहीं। ठीक है, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, स्मृति आधारित अधिगम, नहीं भैया। प्रत्येक अनुभव की कमी भी नहीं है इस चीज़ में, ये पर्यावरणीय उत्तरदायित्व होगा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं होता और उसकी जगह पे ये होता तो लास्ट में अनुकरण को लिया जा सकता है, यानी वो किसी से देख के सीख रहा है। ठीक है, लेकिन सबसे उपयुक्त सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पे यही है, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व। निम्न में से कौन सा कथन प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए, देखिए सीडीपी ईवीएस ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे ना एक के अलावा दूसरे आंसर भी दिए होते हैं। चार ऑप्शन दिए होंगे, हो सकता है चारों सही हो, लेकिन सबसे उपयुक्त को हमको चुनना होता है। इसीलिए तो अक्सर देखना सीडीपी या ईवीएस के क्वेश्चन थोड़े इजी लगते हैं, सभी चीज़ बन जाएगा लगता है, और अक्सर हम लोग गलत आंसर लगा के आ जाते हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, वर्ड ध्यान रखिएगा, नहीं है। खेल आधारित अधिगम, गतिविधि आधारित शिक्षण, अमूर्त व्याख्यान या प्रत्यक्ष अनुभव। तो अमूर्त व्याख्यान जो है उनके लिए कोई काम का नहीं है। बच्चे को हम बताएं कि समुद्र ऐसा होता है वैसा होता है, वो कभी देखा ही नहीं समुद्र, वो तो अमूर्त है उसके लिए, उसको कुछ समझ आएगा क्या, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसको खेल में सिखाएंगे तो समझ आएगा, गतिविधि से सिखाएंगे समझ आएगा, प्रत्यक्ष अनुभव से उसको समझ आने लगेगा। अमूर्त चीज़ों के बारे में वो नहीं जान सकता। बच्चा पहले सामाजिक स्तर पर सीखता है और बाद में व्यक्तिगत स्तर पर यह विचार करता है। चलिए मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन बोलता हूँ, CNC मशीन, ठीक है, क्या होता है कमेंट में बताइए, कितने को मालूम होगा, मैं देखता हूँ। ठीक है, CNC मशीन क्या होता है। इसी तरीके से हम लोग, यही होता है अमूर्त चिंतन। ये चीज़ें आपने कभी नहीं देखी होंगी तो इसके बारे में आप बताना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इतने का फुल फॉर्म नहीं पता होगा। तो ये चीज़ें होती हैं, है ना, अमूर्त चीज़ें। चलिए, बच्चा पहले सामाजिक स्तर पे सीखता है और बाद में व्यक्तिगत स्तर पे, यह विचार किसका है। जिम प्याजे, वाइगोस्की, ब्रूनर और स्किनर। देखो वाइगोस्की को हमने कई बार बताया कि वो सामाजिकरण से उसको जोड़ देना डायरेक्ट। ठीक है, सामाजिक रूप से जो जुड़ाव है ना वो जिम प्याजे वाइगोस्की से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाइगोस्की। यदि शिक्षक बच्चों को केवल तथ्य रटवाता है तो सबसे अधिक प्रभावित क्या होगा।
ठीक है, उसकी स्मृति, उसका अनुशासन या परीक्षा परिणाम या रचनात्मकता। तो उसको सिर्फ रटवाया जा रहा है तो कोई नई चीज़ वो अपने दिमाग से नहीं डेवलप कर पाएगा, तो उसकी सबसे ज़्यादा रचनात्मकता जो है वो बाधित होगी, ना कि स्मृति, ना कि अनुशासन, ना ही परीक्षा परिणाम। ठीक है, रटवा दिए तो परीक्षा परिणाम अच्छा आ सकता है, अनुशासन भी बना रह सकता है, स्मृति भी अच्छी रहेगी, लेकिन उसकी रचनात्मक पूरी तरीके से खत्म होने लगेगी। पर्यावरणीय शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? परीक्षा में अंक प्राप्त करना, गलत। वैज्ञानिक एवं संवेदनशील नागरिक बनाना, बिल्कुल सही। केवल जानकारी देना, बिल्कुल नहीं। अनुशासन बनाए रखना, ये भी नहीं होगा। बच्चों की पर्यावरणीय समझ के आकलन का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा, मौखिक परीक्षा, गतिविधि एवं व्यवहार का अवलोकन या गृह कार्य जांचना। गृह कार्य वाला तो कट कर दीजिए सीधा सीधा। मौखिक रटना वर्ड आगे कथम। ठीक है, परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है ना वो, तो ये भी नहीं होगा सही। सबसे अच्छा अवलोकन से हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा कितना सीखा है, उसके गतिविधि, उसके व्यवहार से, है ना। बच्चों को प्रश्न पूछने के अवसर देना चाहिए, यह विचार किसने दिया है? ठीक, रचनात्मक दृष्टिकोण है, इसलिए ये रचनात्मक अधिगम के अनुरूप होगा। ठीक है, किससे संबंधित है, किसने दिया है नहीं, किससे संबंधित है। देखो ऐसे ऐसे हम लोग क्या है गलत हो जाते हैं। स्मृति दंड वाला हो गया, निष्क्रिय हो गया, कट करो भैया, स्मृति आधारित कट किया, आंसर पहुंच जाते हैं। यदि बच्चा किसी पर्यावरणीय समस्या का स्थानीय समाधान खोजता है तो यह किसका संकेत है? बहुत बढ़िया, गजब का क्वेश्चन है ना। अनुकरण से तो वो नहीं सीख, मतलब अनुकरण नकल करके तो नहीं हो सकता ना, रटने की क्षमता से भी नहीं हो सकता, दंड के प्रभाव से भी नहीं होता। ये आलोचनात्मक चिंतन है ना, क्रिटिकल थिंकिंग है ये। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी गतिविधि पर्यावरणीय शिक्षा के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? नोट्स लिखवाना, नहीं भैया, लिखवा के हो नहीं सकता। ठीक है, परिभाषा याद करना बेकार है, रटने वाली पद्धति आ गई फिर से। ठीक है, प्रश्नोत्तरी करवाना और वृक्षारोपण का अभियान। तो ईवीएस जो है कर के सीखो वाला सिद्धांत पे बिलीव करता है, इसलिए वृक्षारोपण का सिद्धांत वाला ऑप्शन सही होगा। एक बच्चा वर्षा को भगवान की कृपा मानता है, यह किस अवस्था की विशेषता हो सकती है? तो इसमें प्राथमिक संज्ञानात्मक अवस्था जो है सही होगी, क्योंकि प्रारंभिक जो संज्ञानात्मक अवस्था है ना, जो संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव जो एज है, जब बच्चे का दिमाग जो है धीरे धीरे जो है ज्ञान ग्रहण करने लग रहा है ना, तो वो भगवान की कृपा मान रहा है बरसात को। यही अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था वो भी है ना, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तब की बात है। वैज्ञानिक विश्लेषण अवस्था आ गई तो भगवान की कृपा का मतलब ही नहीं है ना। अमूर्त चिंतन वाली जो अवस्था आ गई, बच्चा बड़ा हो गया तभी तो कर पा रहा है, तो ये भी अवस्था नहीं है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये भी नहीं है भैया, यही होगा आपका प्रारंभिक संज्ञानात्मक अवस्था। कट करते जाइए, आंसर मिलते जाएगा। निम्न में से कौन सा अधिगम दीर्घकालिक होने की सर्वाधिक संभावना रखता है? तो रट का सीखा हुआ ज्ञान तो कभी भी दीर्घकालिक नहीं होता, दंड वाला भी सिद्धांत कभी काम नहीं करता। परीक्षा है तो याद किया गया ज्ञान, यहाँ भी रटने वाला सिद्धांत कट कीजिए और सी वाला ऑप्शन सही कर दीजिए, अनुभव आधारित अधिगम। ठीक, यदि बच्चा अपने अनुभव को सीखने से जोड़ता है तो शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? नियंत्रक तो बिल्कुल नहीं भैया, है ना। निरीक्षक, दंडदाता, ये वर्ड देखो, ये वर्ड जो है थोड़े एकदम नेगेटिव पॉइंट्स को डिनोट करते हैं, सीधा सीधा आँख मूंद के काट दो। निरीक्षक और फैसिलिटेटर यानी सुविधादाता। तो एनईपी जो है ना, इसको बच्चे को, टीचर को ना सुविधादाता, फैसिलिटेटर कहता है, सुविधादाता होता है। बच्चे पर्यावरण को संपूर्णता से देखते हैं, यह कथन क्या दर्शाता है? विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, समग्र दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। ठीक है, बच्चा पर्यावरण को संपूर्णता में देखता है। ठीक है, तो संपूर्णता मतलब सभी चीज़ को शामिल किया हुआ है, तो विश्लेषण की बात ही नहीं है ना। विश्लेषण मतलब कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है, वैज्ञानिक सोच भी वही होती है, और व्यवहारवादी सोच तो है ही नहीं, ये कहीं ना कहीं से भी क्या हो जाएगा आपका समग्र दृष्टिकोण होगा, संपूर्णता में देख रहे हैं। ठीक,
निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय संवेदनशीलता का संकेतक है? संसाधनों का अपव्यय, पेड़ पौधों की देखभाल, केवल परीक्षाएं याद करना, केवल वर्ड आ गया कट करो, परीक्षा में अंक लाना कट करो, पेड़ पौधों की देखभाल, संसाधनों का अपव्यय। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो पर्यावरणीय संवेदनशीलता का संकेतक है, तो ये पेड़ पौधों की देखभाल है। ठीक, अपव्यय मतलब ये भी नेगेटिव वर्ड है ना, मिसयूज। सीखना तब प्रभावी होता है जब बच्चा सक्रिय भागीदारी करे। सही बात है। यह विचार किससे संबंधित है? निष्क्रिय अधिगम से है ही नहीं, है ना, दंड आधारित भी नहीं है, यांत्रिक भी नहीं है, बाल केंद्रित शिक्षा से जुड़ा हुआ है, या ऐसा कह सकते हैं कि सक्रिय अधिगम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा की जगह में अगर सक्रिय अधिगम दे देना, निष्क्रिय की जगह में सक्रिय अधिगम यहाँ पे, तो भी सही आंसर हो जाता। यदि शिक्षक बच्चों के उत्तरों को ध्यान से सुनता है तो इससे क्या विकसित होता है? भय, नेगेटिव वर्ड काटो, प्रतिस्पर्धा, अनुशासनहीनता, ये भी कट करो, आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धा। तो एक्चुअल में उसमें आत्मविश्वास की जो वृद्धि होने लगती है कि बच्चा अब सोचने लगता है कि उसका जो उत्तर वो देने लगा है तो टीचर भी उनको सुनने लगे, मतलब उनमें आत्मविश्वास की जो कमी थी वो अब नहीं रहेगी, है ना। प्रतिस्पर्धा, ये चीज़ भी यहाँ पे नहीं होगी, है ना। कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं वो सब जो अक्सर यहाँ पे कट कर दिए जाने चाहिए, है ना। पर्यावरण अध्ययन में स्थानीय परिवेश का प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों? समय व्यतीत करने हेतु? बिल्कुल नहीं, ऐसे फालतू आंसर होंगे तो कट कर देना भैया। केवल मनोरंजन? बिल्कुल नहीं। परीक्षा सरल बनाने हेतु? बच्चों के अनुभव से जुड़ा, परीक्षा वाला वर्ड भी कट करते जाना। बच्चों के अनुभव से जुड़ाव हेतु। यदि बच्चा अपने अनुभवों के आधार पर पर्यावरणीय निष्कर्ष निकालता है तो यह किस प्रकार का अधिगम है? निष्क्रिय अधिगम? नहीं भैया। अर्थपूर्ण अधिगम, दंड आधारित अधिगम, दंड आ गया, स्मृति आ गया, कट करो। ठीक है, अर्थपूर्ण अधिगम होगा। बच्चे प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध बनाते हैं, यह किसका संकेत है? तो ये पर्यावरणीय संवेदनशीलता होगी। औपचारिक तर्क ये नहीं है, स्मृति नहीं है, अनुकरण क्षमता ये भी नहीं है। किस परिस्थिति में पर्यावरणीय अधिगम सबसे अधिक प्रभावी होगा? केवल वर्ड आ गया, कट। ठीक है, कठोर अनुशासन, कट। निरंतर परीक्षा, कट। मैं बी को पढ़ा ही नहीं हूँ देखो, और ऑप्शन को टिक कर दिया, और सही भी होगा क्योंकि वास्तविक जीवन अनुभव एवं सहभागिता। कट करो, आंसर तक पहुँचो। पहला और सबसे अच्छा तरीका है ईवीएस या सीडीपी के लिए। एक बच्चा कहता है हमें पानी बचाना चाहिए क्योंकि भविष्य में इसकी कमी हो सकती है। यह किसका उदाहरण है? ठीक है, तो अनुकरण से बिल्कुल नहीं। ठीक है, संवेदी अनुभव नहीं है, यांत्रिक अधिगम भी नहीं है, ये दूरदर्शी पर्यावरणीय चिंतन है। ठीक, चलिए, वो दूरदर्शिता को दिखा रहे हैं तो वर्ड को भी थोड़ा सा ध्यान हमको देना होगा। निम्न में से कौन सा शिक्षक का सर्वोत्तम व्यवहार है? सर्वोत्तम बोले हैं, केवल वर्ड आ गया, कट करो। बच्चों को प्रश्न पूछने से रोक रहा है, ठीक है, कट करो। बच्चों के अनुभवों को महत्व देना, ठीक है, उत्तर रटवाना वालों कट करो और इसको टिक करो, ये सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरणीय शिक्षा में करके सीखना क्यों आवश्यक है? समय बचाने? नहीं। परीक्षा सरल बनाने हेतु? नहीं। वास्तविक एवं स्थायी अधिगम हेतु? अनुशासन बनाए रखने हेतु? तो नहीं, ये ऑप्शन इसमें सर्वश्रेष्ठ होगा। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है? केवल शिक्षक, केवल वर्ड आ गया, कट करो। ठीक है, यहाँ भी कट करो, केवल आ गया, आँख मूंद के लगा दो। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश। बहुत आसान बन जाता है अगर ऐसे आंसर हमको दे दिए जाएँ। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट पे जल्दी से बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कमेंट्स आते हैं, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ चीज़ें इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सजेशन हो आप बिल्कुल कह सकते हैं, कोई डाउट्स हो भी तब भी आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एक प्रभावी पर्यावरण शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है?
कठोर अनुशासन बिल्कुल नहीं, तथ्य याद करवाना रटवाना वाला बिल्कुल नहीं, केवल परीक्षा केवल वर्ड आगे कट करो और सीखो लगा दो। बच्चों को अनुभव आधारित सिखाने के अवसर देना। तो इस तरीके से ये 50 MCQ हमारे जो है कंप्लीट होते हैं। ये MCQ जो है आपके आने वाली परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, इस टॉपिक से, इस यूनिट से हमने देखा। वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं यूनिट 3 वाला। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। पीछे वीडियोस देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिएगा, EVS का बना हुआ है। बाय बाय, जय हिंद।